अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद में और एक अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल, उसके ज़रिए तमाम यहाँ पर जो है वो सेमिनार्स का इनेकाद किया गया है, इवेंट्स का इनेकाद किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें ओवरऑल KPK से 6-7 यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट की है और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने मॉडल्स यहाँ पर पेश किए हैं। आइए टीचर्स से भी बात करते हैं और मॉडल्स जिन स्टूडेंट्स से बनाए हैं उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी, इस वक्त हमें बड़े खुशनुमा पौधे नज़र आ रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है, किस तरह से ये तैयारी की है और क्या मकसद क्या है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जाहिल, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका नाम? अरीशा। अक्सर। अरीशा, ये बताइएगा कि प्लांटिंग के लिहाज से आपने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं, मकसद क्या है इनका बेसिकली हमारा मकसद रीयूज़ एंड रीसाइकिल का कॉन्सेप्ट देना है कि जो चीज़ें हम वेस्ट कर दी हमने डिस्कार्ड कर दिया, उनको हम लोग बजाय उनको वेस्ट को ज़ाया करने के बजाय हम उनको रीयूज़ करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। हमने ये प्लास्टिक के थी, कुछ ग्लास थे, ब्रोकन ग्लासेस और प्लास्टिक थी, इनको हमने रीयूज़ करके प्लांट पॉट्स बनाए, थोड़ी क्रिएटिविटी यूज़ करके और एज अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसको करने के लिए एज ऑक्सीजन गिफ्ट हमने उसको रेडी किया, उसमें प्लांट्स लगा के। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी काविश है आपकी। ये बताइए, वैसे तो प्लांटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम जैसे मुल्क को, तो उस हवाले से आप क्या समझती हैं, इसका रिसाइकलिंग हो सकती है दोबारा से? मतलब रिसाइकलिंग हो सकती है ना इसको भी हमने रिसाइकिल ही किया है, इसके प्लांट। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। जी, यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बायोगैस और इंसुलिन के हवाले से उन्होंने कुछ अपने जो है तजुर्बात किए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? शाजिब खुर्शीद। शाजिब, ये बताइए कि आप इंसुलिन पर भी काम कर रहे हैं और बायोगैस पर काम कर रहे हैं, क्या मकसद क्या था, स्टार्ट कैसे लिया आपने? यहाँ पे हमारा मकसद ये था इंसुलिन की प्रोडक्शन की। जैसे कि आपको पता है कि टुडे बेसिस पे देखा जाए तो ये हमारे पास एक सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग इंसुलिन को बना सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं टुडे आज की दुनिया के अंदर। तो इस इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग इंसुलिन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो स्टार्ट हमने ऐसा किया कि हमने इंसुलिन का जीन लेना है अपनी पेनक्रियाज से बाय यूजिंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर सीजर्स हमने यूज़ करनी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के एक्शन के थ्रू, माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू हम लोग लेते हैं। उसके बाद हम इसको प्लाज्मिड के साथ क्लोन करते हैं। क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू हम लोग जीन को कंबाइन करते हैं प्लाज्मिड के साथ और देन इसको इंजर्ट करते हैं अपने हॉस्टल के अंदर। वो हमारे पास EcoR1 बैक्टीरिया में यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो फास्ट होता है, अबाउट 20 मिनट्स के अंदर वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। इससे हमारे पास ज़्यादा कॉपीज़ बनती हैं DNA की, यानी ग्रेट अमाउंट में इंसुलिन की कॉपीज़ मिल रही होती है। और दूसरा एडवांटेज ये कि ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट कॉपी में देता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसमें एग्जैक्ट सेम होते हैं, तो इसलिए इसको प्रेफर करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन को। अच्छा, ये बताइए कि इंसुलिन वैसे तो बड़े अरसे से जारी व सारी है, और उसमें ये बताइए उसमें और इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है, क्योंकि कोई अपग्रेडेशन है उस इंसुलिन की या जल्दी काम करती है, क्या इसके इफेक्टिव्स क्या हैं? ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोडक्शन होती है। उसका काम भी डायरेक्टली सिक्योर करना होता है, ये भी वही काम करती है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल वे में प्रोड्यूस हो जाती है जल्दी। इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब्स हम इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी। इस वक्त हम एक और टेबल के करीब मौजूद हैं और मॉडल्स कुछ यहाँ पर रखे हैं। बैक्टीरिया के हवाले से आप कुछ काम कर रही हैं, हमें बताइएगा इस हवाले से। माइक्रोबियल आर्ट, ये एक्चुअली माइक्रोब से हम आर्ट बनाते हैं ना, मतलब जो बैक्टीरियल वर्ल्ड है, जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है, उसकी ब्यूटी शो करने के लिए हम ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमने इकोलाई यूज़ की है, बैक्टीरिया जो है इसमें भी इकोलाई है, इसमें इन तीनों में इकोलाई है। इसमें कलर डिफरेंस इस वजह से आया है क्योंकि मैंने एगर डिफरेंट यूज़ किया है। मैंने जेलीफिश बनाया था, इसको 24 आवर्स चाहिए थे इंक्यूबेटर में रखने के लिए, मुझे बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं मिला था, तो इसको सिर्फ 8 आवर्स ही मिले, इसलिए इतना ही बनाया अभी। इसको 24 आवर्स मिलते तो ये पूरा बना। अच्छा, इनको प्रॉपर इंक्यूबेट करना पड़ता है? जी, 37 डिग्री पे मैंने किया, 37। ये मैंने CUI इसमें लिखा है, इकोलाई से, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। एज आई मेंशन कि इसको पूरा टाइम नहीं मिला तो इसे पूरा बना नहीं। ठीक है जी, ये वाला पीछे से नज़र आ जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी, बात की आर्ट के हवाले से, तो एगर आर्ट भी एक ऐसा आर्ट है जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इस आर्ट को यूज़ करते हैं, तो इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ साजिद मुस्तफा फ्रॉम कोसाई यूनिवर्सिटी and I have used two type of media and two type of different organisms to draw two type of different
species. One of them is butterfly, and other one is the mountain, as well as the aligned by a valley and a narrow pathway. ठीक हो गया। अच्छा, ये हमें शो भी करवाइएगा कैमरे के सामने कि आप क्या कर रहे हैं और इसके लिए क्या क्या आपको जो है लवाजमात दरकार होता है। जी सर, ये मैंने एक सराटा एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक पैथोजन है, उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे ड्राइंग ड्रा की है। और क्या ड्रा किया मैंने? बटरफ्लाई ड्रा किया है। बेसिकली वो जो है ना, सराटा मैकॉन की आकार पे एक सिलेक्टिव मीडिया, उस पर हम ग्रो करते हैं। और उसका यूजेज क्या है, वो जब उस पर ग्रो करता है तो वो पिंकिश कॉलोनीज देता है। तो हम उसे इस वे में, इस इतनी कलरफुल ग्राफ्टिक वे में वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं कि वो जो हमें अब कॉलोनीज दे तो वो हमारे पास को रिप्रेजेंट करें। तो वो बेसिकली वो हमारा वे है, इधर हम कोई भी आर्ट उस पर ड्रा कर सकें। अच्छा, ये आर्ट ड्रॉ करने के लिए आप बताइएगा कि स्पेसिफिक कोई टाइम लिमिट है या इनकी वेट करना पड़ता है? टाइम कितना लगता है इसको? सर, इसमें डिफरेंट चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका अब शिराटा एक इंटेरोबैक्टीरिया की पूरी एक फैमिली है। आप ऑर्गेनिज्म कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म वो फिर कौन सी जो है ना, आप मीडिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन से मीडिया पे कौन सी कॉलोनीज देगा। क्योंकि अब जब आप मीडिया चेंज करेंगे तो वहाँ पे उसकी जो कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जब कंपोजिशन चेंज करेंगे तो फिर वो उसकी फर्मेंटेशन चेंज और पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगी। फिर इन चीज़ों को सब, जी सर, इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। जब आप एक मीडिया, कोई आपको ऐसा मीडिया चाहिए होता है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टुगेदर ग्रो कर सकें, इन चीज़ों को मद्देनजर रखा। फिर इंक्यूबेशन बड़ा मैटर करता है कि इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही ये ग्रो करते हैं। तो कितना टाइम इंक्यूबेशन के, कितना टाइम में इसका दरकार ये होता है? है, इनका रिलेशन है ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, तो फिर इनको ग्रो करने के लिए 37 चाहिए होता है और इनको ग्रो करने के लिए मिनिमम 24 आवर्स। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। जी, यहाँ भी हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आर्ट नज़र आ रहा है। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इन्होंने कितनी तैयारी की और बेसिकली है क्या ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस हवाले से कुछ बताइएगा, कुछ चेंज सा आर्ट हमें नज़र आ रहा है। मतलब इसमें मैंने डिज़ाइनिंग की है ना, इसको अट्रैक्ट करने के लिए कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आए और इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह। अच्छा, तो बेसिकली फंक्शन क्या है, क्या तजुर्बा किया आपने? फंक्शन इसका ये है कि मैंने इसकी प्रॉपर स्ट्रिकिंग की है, मतलब वायर लूप से सैंपल लिया है मैंने ब्लड का, उसके साथ जो है मैंने इसकी फर्स्ट इस तरह प्रॉपर किया कि ताकि मीडिया ख़राब ना हो। बिल्कुल मतलब नाजुक हाथ से करना पड़ता है ना, ताकि मीडिया ख़राब ना, कोई मीडिया ज़रा से ख़राब हो जाएगा फिर ये आपका सारा जो है वो, मतलब एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्लेम के पास हो, कंटेमिनेशन ना हो। तो प्रॉपर मैंने इसकी स्टिकिंग की है, फिर उसके बाद मैंने इसको इंक्यूबेट किया 24 आवर्स के लिए। उसके बाद इसकी ये ग्रोथ आई है और उसके बाद अगर मतलब कोई भी अगर सैंपल आप लगाते हैं तो उसका अगर ग्रोथ आ जाती है, फिर हमें उसकी सेंसिटिविटी लगानी होती है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी आया कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रही है या नहीं कर रही है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, कुछ रेजिस्टेंट का होती हैं। जो सेंसिटिव होंगी वो जो है तो साइड पर जोन बना देंगी, तो फिर से हमें फिर डॉक्टर वगैरह को भेजते हैं और इस तरह से कि ये एंटीबायोटिक जो है वो आप पेशेंट को दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी काविश है आपकी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी, इस वक्त हमें नज़र आ रहा है बायो रीमेडिएशन और इस वाले से बात करते हैं। पेशावर से तशरीफ़ लाई हैं ये स्टूडेंट और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज, ठीक है? जी, अच्छा, इस हवाले से हमें कुछ ब्रीफ करिएगा कि क्या है बेसिकली और कॉन्सेप्ट क्या है आपका? मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो है ना कि कैसे बायो रिमीडिएशन एक पुरानी टेक्निक है, नई नहीं है, लेकिन हम लोग इसको जैसे जैसे हम लोग माइक्रोब्स वगैरह को पढ़ते जा रहे हैं, हमारी उसकी एडवांटेजेस हमारे कितने हम एडवांटेजेस उससे ले सकते हैं, हमारी वो इंक्रीज़ होती जा रही है एबिलिटी। तो हम लोग जो है मैंने पोल्यूटेड वाटर पर किया है। इसमें डिफरेंट और भी टेक्निक्स है, लाइक सॉइल में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एयर वगैरह में भी कर सकते हैं, बट मैंने वाटर यूज़ की, वाटर के लिए की है कि हम लोग जैसे पोल्यूटेड वाटर को लेकर फिर हम लोग उसको ट्रीटेड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी, दीज आर माइक्रोब्स। ओवरऑल बताइएगा कि कितना ये फ़ायदेमंद हो सकता है आम इंसानी ज़िंदगी में? आम इंसानी ज़िंदगी में ये ऐसे फ़ायदेमंद हो सकता है कि हम लोग पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। मोर ओवर लाइक इन UK देयर आर 1 मिलियन टैंक्स जो हैं वो लीटर्स, ये वो पोल्यूटेड वाटर जो होता है, वेस्ट वाटर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रीटेड वाटर, मतलब ठीक है, मतलब उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, अच्छी काविश है आपकी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जी, इस वक्त हम एक और बोर्ड के पास खड़े हैं और ये स्टूडेंट बड़ी इनकी अच्छी काविश नज़र आ रही है और बेनिफिशियल माइक्रोब पर ये काम कर रही हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज, ठीक है? ठीक। अच्छा, आप भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो
होम यूनिवर्सिटी से आई। ये बताइएगा कि क्या है ये बेसिकली बेनिफिशियल माइक्रोब्स, क्या इनका फ़ायदा है और ये कंसेप्ट आपके जहन में कैसे है? जी देखिए, ये एक सिंपल सा आइडिया है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होता है कि माइक्रोब्स क्या है क्या नहीं है, उनके इफेक्ट्स, उनके बेनिफिट्स, लेकिन अदर डोमेन्स के स्टूडेंट, अदर फील्ड्स के स्टूडेंट जो हैं उनको सिर्फ ये पता होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं और हमें डिजीज़ पहुँचा सकते हैं। लेकिन हमारा उनको बताने का, ये पोस्टर बनाने का, उनको बताने का ये मकसद है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट भी देते हैं हमें। जैसे मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जैसे हम इनको फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कॉमन एग्जांपल है, घरों में या बाज़ार में जो दही मिलता है, वो दही कैसे बनता है, वो योगर्ट कैसे बनता है कि जो हमारे पास लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वो उसको दूध को हमारे पास कर्ड में कन्वर्ट करता है, मिल्क को कर्ड में। सेम विद द अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन एंड सेम इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज। जब हम ब्रेड बेक करते हैं तो यीस्ट हमारे पास जो है, हमारे पास जो ब्रेड की फर्मेंटेशन होती है, हमारे पास ब्रेड बनता है, डो की फर्मेंटेशन। सेम जैसे हम एंटीबायोटिक्स डेली यूज़ करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स हमारे पास बनती कैसी है, वो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और फिर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जिस बोर्ड के पास खड़े हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, वेस्ट टू वर्थ, यानी प्लास्टिक की बॉटल्स भी हमें नज़र आ रही हैं और इससे लगता यूँ है कि इनका रिसाइकिल करा जा सकता है और इनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट वैसे ओवरऑल तस्वीर बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, हमें सब कुछ बता रही है, मगर ज़रा सा ब्रीफ कीजिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और क्या मकसद था? मकसद यही था कि हमारे इन्वायरमेंट में और बहुत सी पोल्यूशंस जो हैं वो बहुत सी चीज़ें पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा हाथ प्लास्टिक का भी है। अब अपनी लाइफ एग्जांपल ले लें, आप कहीं भी जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप अपने साथ कुछ लाएं ना लाएं, आप प्लास्टिक ज़रूर लेकर आते हैं। सो वो प्लास्टिक इतनी ज़्यादा जमा हो गई है कि अब वो बहुत डिज़ास्टर्स इफेक्ट कॉज कर रही है। अब कैसे हम उस प्लास्टिक को यूज़ करके, उसे ट्रीट करके अपनी मतलब की चीज़ें निकाल सकते हैं। अब प्लास्टिक सिर्फ हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं है, हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आप देखें कि प्लास्टिक से क्लाइमेट चेंज बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेन के पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। अभी रिसेंटली जो सवात में इतना डिजास्टर्स फ्लड हुआ, सो उसमें बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। सो और भी इसके बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान आते हैं। सो हमने उसको इसलिए टारगेट किया क्योंकि इसके बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट, तो हम चाह रहे हैं कि प्लास्टिक को जो अब उसका इतना ज़्यादा जो है वो मनफी असरात हैं उनको ख़त्म करके, ख़त्म खैर हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, सो हम उसे एटलीस्ट कम कर सकें अपने लिए, हम उससे अब इस दुनिया को जो है ना वो रहने के काबिल बनाएं। अच्छा, ये बताइए कि बेहतरी कैसे ला सकते हैं, इससे हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं? हम इसको दो तरह के माइक्रोब्स के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे प्लास्टिक्स को। एक उसका नाम ही जो है वो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया है, आयोडीनिला से, उससे हम ट्रीट करेंगे। उसको जो है हम उसको लेस जो है वो स्टेबल फॉर्म में या लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, PHA। फिर उसके बाद हम उसे सॉइल बैक्टीरिया के ज़रिए ट्रीट करते हैं सूडोमोनास से, और फिर हमें सूशाज मिलते हैं। सूशाज क्या होते हैं, जो हम स्टिचेस जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ना स्टिचेस, तो वो एक्चुअली प्लास्टिक को ही मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं। अब तो रोड्स भी बन रही हैं प्लास्टिक से, तो ऐसे ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी काविश है आपकी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी, जैसा कि आप एक और पोस्टर देख रहे हैं, वेस्ट टू वर्थ, और इसमें हमें दुनिया भी नज़र आ रही है। दुनिया एक तरफ बड़ी खुशहाल नज़र आ रही है और दूसरी तरफ एक तरफ बाहर का मौसम है, दूसरी तरफ खिज़ां का है, और इनका भी कॉन्सेप्ट बेसिकली यही नज़र आ रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट। जी, इस बारे से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आप नाम बताइए अपना। आशिर खान। आशिर, ये बताइए कि क्या बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और किस तरह से आप इस पे काम कर रहे हैं? ये मैं सिर्फ यही दिखा रहा हूँ कि हमारा जो वेस्ट है वो जो ओवरऑल जो हमारा एक सर्कल है उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट कर रहा है। तो उस चीज़ को जो मैंने अपने पोस्टर के अंदर दिखाया कि जस्ट सिर्फ वेस्ट होगा, जब हम उसको डंप कर देंगे और जब हम उसको ओपनली जो है वो उसको फेंक देंगे या फिर हम उसको जलाएंगे या फिर वो सर्फेस पे बड़ा डिकम्पोज होगा, तो अर्थ के ऊपर कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट जो है वो काज करेगा। और वही जब हम उसको कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट देंगे, उसको कंट्रोल करके और फिर हम उससे जो आगे वर्थेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो तब हमारी अर्थ के ऊपर जो है वो क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं वो मीथेन गैस रिलीज करती है, बाकी टॉक्सिक गैस, उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। अभी आजकल जो हम पूरे ग्लोबल वार्मिंग से घिरे हुए हैं क्योंकि कोविड-19 के बाद इतना
प्लास्टिक आ गया कि उसको इतना ज़्यादा जलाया गया कि उसके बाद जो है पूरा ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो पूरा एनवायरमेंट है वही चेंज हो गया। लेकिन जब उसी प्लास्टिक को जो है हम बाई यूजिंग फंजाई या बाकी बैक्टीरिया जो कि प्लास्टिक को ईट करते हैं उससे करेंगे तो हमारे पास जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है और हमारे पास जो है दोबारा से प्लांटेशन हो सकती है ये। और वही ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हम फॉर एग्जाम्पल फ्रूट के छिलके या कोई भी ऐसी चीज़ है जब हम उसको बाहर फेंक देते हैं तो जब वो बाहर बड़ी बड़ी गलती से होती है तो क्या होता है, एक तो बुरी स्मेल हमें आती है जब हम पास से गुजरते हैं, उसकी जो है फाउल स्मेल होती है। दूसरा उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स जिसके अंदर मॉस्किटोज आ गए या फिर जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लाइज आ गई वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करती हैं और वहाँ से जो है वो आगे हमें डिजीज काज करते हैं क्योंकि वो रेजरवायर है वेक्टर है डिजीज काज करने के। तो अगर उसी वेस्ट को उसी ऑर्गेनिक वेस्ट को जब हम बैक्टीरिया को यूज करके हम उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर मिथेनोजेंस को यूज करके हम उसको मीथेन गैस के अंदर और उससे फर्दर हम बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही चीज जो हमें बीमार कर रही है उसी को हम अपने यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग बैक्टीरिया माइक्रोब जो इवन हमें नजर भी नहीं आ रहे, तो उनको यूज करके हमने क्या करना है कि अपनी अर्थ को जो है बिल्कुल एक ग्रीन एंड क्लीन जो है वो बनाना है। बहुत अच्छी आपकी सोच है। ये बताइए कि इन चीज़ों को हम मुस्बत इस्तेमाल करके क्लाइमेटिकल जो चेंजेस हैं वो किस हद तक आ सकती हैं? जी बिल्कुल, क्लाइमेटिक चेंजेस अभी मैंने जैसे आपको बताया क्लाइमेट डिस्टर्ब भी क्यों हो रहा है जब मैन मेड चीज़ें या फिर हम जब एकमुलेशन करना शुरू कर देंगे, जब हम नेचुरल जो पूरा प्रोसेस है जब हम उसको खराब करना शुरू कर देंगे तो तब तो हमारे पास जो है वो इश्यूज आएंगे। तो जब हमारे पास प्लास्टिक इतना ज़्यादा एकमुलेट हो रहा है तो हमारे हाथ के ऊपर क्योंकि जहाँ पे अब पूरी सॉइल जहाँ पे प्लास्टिक पड़ा हुआ है वहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं करेगा। लेकिन वही प्लास्टिक जब हम उसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे वही प्लास्टिक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा एक नेचुरल हैबिटेट आएगा। तो वही जहाँ पे अब हमारा कंट्री क्या है एक एग्रीकल्चर कंट्री, अगर वहाँ पे प्लास्टिक जमा हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे क्रॉप्स के अंदर बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन यही जो है वो हम इसको फर्टिलाइजर के अंदर कन्वर्ट करके कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट करके हम क्रॉप्स के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आशिर, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।